नमस्कार दोस्तों। आज आज तक जो भी चल रहा है पूरे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे नियर बाय हमारे जितने भी नेबरहुड्स जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो मेन जो इशू जो इस समय अभी उभर के आ रहे हैं उसमें अभी अभी जहाँ तक इंडिया की बात करते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सबसे ज़्यादा अभी छाया हुआ है। जो विपक्ष के तमाम नेता इस बात की कोशिश कर रहे हैं वो कि किसी तरह से सरकार को मणिपुर इशू के ऊपर जवाब देने के लिए बाध्य करा जाए। सरकार किसी भी कीमत के ऊपर बात करना नहीं चाहती। मोदी जी और उनके तमाम लीडर्स दूसरी चीज़ों के अंदर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। कभी वो गुजरात में गांधीनगर के अंदर जो सेमीकंडक्टर का जो कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करने चले जाते हैं। तमाम इशू के ऊपर इधर उधर भागते फिरते हैं वो, लेकिन वो मेन मुद्दे के ऊपर मणिपुर के ऊपर संसद को संबोधित करना नहीं चाहते और संसद के ऊपर बोलना नहीं चाहते। वो दे आर ट्राइंग टू अवॉइड दिस इशू। लेकिन जो भारत की जनता के साथ जो भी घट रहा है, चाहे वो मणिपुर के अंदर हो, चाहे किसी भी राज्य के अंदर भारत की जनता के साथ जुल्म होता है या फिर गलत काम होता है, तो उसका जवाब तो प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा ना। देश की जनता को तो आंसरेबल होना ही पड़ेगा ना। भाई प्रधानमंत्री है, आपको देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री हैं आप, तो आपको भारत की जनता को जवाब देना ही पड़ेगा ना। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जिसके थ्रू सवालों के जवाब दिए जा सकें। बाहर देशों में जाते हैं, फ्रांस के अंदर, इजिप्ट में या अमेरिका में, वहाँ पे वो प्रेस वालों से बात करते हैं, गिने चुने प्रेस वालों से। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी वो बातें नहीं करना चाहते। किसी भी प्रेस मीडिया पर्सन से बात नहीं करना चाहते वो, या मेरे ख्याल से वो कुछ समझते ही नहीं है कि जहाँ तक उन्होंने ये बात चर्चा रहती है हमेशा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम चैनल को सरकार ने खरीद रखा है, या तमाम इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल बातें उठती हैं उसमें उनको लगता होगा कि जब ये हमारे ही बंदे हैं तो इनसे क्या बात करें। तो लेकिन वो सोशल मीडिया या कोई दूसरे मीडिया जो भी समझदार जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार, उनके भी सवालों का जवाब देना नहीं चाहते। वो किसी सवाल का जवाब देना नहीं चाहते। वो तमाम जगह पे जाते फिरते हैं, कभी किसी इशू पे कभी, लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर बिल्कुल भी जवाब देना नहीं चाहते। भारत की जनता को मुझे लगता है कि वो कुछ समझते ही नहीं। सिर्फ वोट बैंक का एक सिस्टम समझते हैं कि वोट बैंक है वो हमारे, और हम उनको किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, चाहे देशभक्ति के नाम पे, चाहे धर्म के नाम पे। हम उनको जनता को गुमराह करा जा सकता है। और वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक 1-2 इलेक्शन में पिछले सक्सेसफुल हो भी चुके हैं। तो उनको लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही आ गया है कि हम जनता को ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आती है पार्लियामेंट के अंदर, तो ये बीजेपी के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भैया इतनी बार 80 बार 82 बार पता नहीं कितना कि इंदिरा गांधी के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। तो भैया कौन लाए थे उस समय? इंदिरा गांधी के समय तो जनसंघ ही थी ना। बार बार सरकार को चलने नहीं देते थे। अभी आप कह रहे हो कि 80 बार 88 बार ले आए, चलो जी इतनी बार वो इंदिरा गांधी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव। तो आपके खिलाफ तो दूसरा ही है, चलो मान लो पहले था एक और एक अब है, तो आप किसी उसका भी जवाब नहीं दे रहे आप। वो तो मुझे लगता है जितनी बार भी होता होगा तो इंदिरा जी उसका जवाब भी देती होंगी। उनको अपना दायित्व तो पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर एक जनता से चुनी हुई सरकार का जनता के प्रति क्या दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन। मोदी जी हमेशा बात करते रहते हैं राइट्स की और ड्यूटीज़ की। ये ड्यूटी जनता के कर्तव्य तो सब बताते रहते हैं वो लोग। मोदी जी जनता के लिए कि जनता का ये कर्तव्य वो कर्तव्य, तो सरकार का कोई कर्तव्य नहीं है क्या जनता के लिए? देखिए, जितनी भी चुनी हुई सरकार है वो सरकार सारे के सारे नेता लोग जो भी संसद में बैठे हैं उनको सैलरी मिलती है, जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है, और वो जनता के नौकर हैं। सेवक वेवक कुछ भी बोलिए आप अपने आप को, लेकिन हकीकत में वो जनता के नौकर हैं तमाम नेता, और उनको सैलरी मिलती है। दे आर पेड वर्कर्स ऑफ द पब्लिक। द एंटायर सिस्टम ऑफ द डेमोक्रेसी, द रिपब्लिक, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक एंड ऑफ द पब्लिक। तो ये आप ये नहीं बोल सकते कि हम जवाब नहीं देंगे, तो ये मनमर्जी कर रहे हैं। आप देखिए पीएम केयर्स फंड के अंदर कितना पैसा इकट्ठा हुआ, आज तक जवाब नहीं दिया मोदी जी ने। तमाम इश्यूज़ के ऊपर गोल कर देते हैं बातों को। अडानी इशू के ऊपर अभी तक कुछ भी नहीं बोला है मोदी जी ने। क्यों नहीं बोला? हिंडनबर्ग रिपोर्ट का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, ग्लोबल मार्केट क्रैश हुई, इंडिया में भी मार्केट क्रैश हुई, उसके बाद करोड़ों लाखों करोड़ों का जनता का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी मोदी जी ने कुछ भी एक शब्द भी नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा? अब तमाम जो दूसरे इशू हैं, अभी देखिए जिस तरह से जो महागठबंधन जिसका नाम इंडिया रखा है उन्होंने,
इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। अब ये अलग बात है कि वो अपने आप में वो कंट्रोवर्शियल है या नहीं है, वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तो उनका नाम चल रहा है ये, और मोदी गवर्नमेंट बुरी तरह से घबराई पड़ी है। तमाम जो मोदी जी के जितने भी इंटरव्यू आए हैं उनके अंदर हाथ पैर उनके कांप रहे हैं बुरी तरह से। उनकी पार्टी के लोग अनाप शनाप बोला जा रहे हैं और कुछ भी बोला जा रहे हैं, यहाँ तक कि काफ़ी लोग वर्कर्स तो इंडिया नाम को ही गाली बकने लग गए हैं। अब मेरे दूसरी वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक बीजेपी वर्कर से मेरी बात हुई और उन्होंने गाली गलौज पे उतर आया इंडिया के नाम पे ही। वो कह रहे तो भारत है, इंडिया नहीं है, और गाली बकने लगा। इस हद तक गिर गए हैं कि वो लोग अब उनको भूल गए हैं, ये बीजेपी के नेता और तमाम जो इनके जो गठबंधन के लोग हैं, ये भूल गए हैं कि पूरी दुनिया भारत नहीं कहती है, इंडिया ही कहती है। हिंदुस्तान कहते हैं या इंडिया बोलते हैं। ब्रिटिश लोग और जितने भी दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या सिविलाइज नेशंस कह लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, उनको जितने तमाम देश हैं दुनिया के, वो इंडिया बोलते हैं इसको, भारत नहीं बोलता कोई भी। और पाकिस्तान से लेके तमाम जो अरबिक कंट्रीज़ हैं उनके अंदर हिंदुस्तान बोला जाता है इसको, इंडिया या हिंदुस्तान। आप इंडिया को गाली बक रहे हैं, किस हद तक आ गए कि अभी दिखाऊंगा मैं वो वीडियो, सबूत के तौर पे दिखाऊंगा, मैं पोस्ट करूंगा, जिसके अंदर बीजेपी के वर्कर्स ने गाली के कगार पे आ गया कि इंडिया तो एक गाली है अपने आप में, और बहुत कुछ बोला उसने, वो उस वीडियो में दिखाऊंगा। अभी मैं अभी इस बात के ऊपर आता हूँ कि मोदी जी घबरा गए, कोई जवाब नहीं दिया गया इस प्रस्ताव के ऊपर, लाने ही नहीं दिया गया प्रस्ताव। जब भी इस प्रस्ताव पे चर्चा की बात विपक्ष ने शुरू की, महागठबंधन जो इंडिया नाम का महागठबंधन है उसने शुरू करी संसद के अंदर, तो हंगामा कर दिया बीजेपी के नेताओं ने, और बहुत बुरी तरह हंगामा लगातार चलता रहा और उसको पार्लियामेंट को मंडे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब देखिए, अगर स्थगित ही करना है, आपने डिबेट नहीं करना है तमाम इशू के ऊपर, तो ये पार्लियामेंट चलाते ही क्यों हैं आप? पहले भी मानसून सेशन के अंदर मुझे याद है, पहले भी पिछले बार भी ऐसे किया आपने, और पिछले साल भी इसी तरह का तमाशा होता रहा। आप कोई भी ढंग से जवाब नहीं देते हैं और स्थगित कर देते हैं, और लास्ट सेशन ही कैंसिल कर दिया गया। अब मुझे एक बात बताइए कि जब इतना पैसा बर्बाद करना है जनता का, तो फिर ऑनलाइन कर लीजिए ना पार्लियामेंट को भी, ख़त्म कहानी। इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं, एमपीज़ हैं पूरे देश के, 545 के करीब, और जितने भी टोटल एमपीज़ हैं उसके अंदर उनको उनके रहने के लिए आलीशान 5 स्टार होटलों का, कईयों के लिए 5 स्टार होटल्स का बंदोबस्त करा जाता है, कईयों के लिए वो सुपर डिलक्स हाउसेस बना रखे हैं, घर बना रखे हैं, इतने सारे फ्लैट्स बना रखे हैं सुपर डिलक्स। भैया ये सेवा कर रहे हैं क्या देश की? आप मज़े ले रहे हैं, आप मज़े लेने के लिए आए। जनता दुखी है, हाहाकार मचा हुआ जनता के अंदर महंगाई की वजह से, और तमाम अनएम्प्लॉयमेंट और इतने तमाम इश्यूज़ हैं करप्शन वगैरह के, उसकी वजह से जनता में हाहाकार है। और एक तरफ आप लोगों को सुपर डिलक्स हाउसेस चाहिए, उनके अंदर रहते हैं आप, और लाखों करोड़ों का उसमें खर्चा होता है। मोदी जी, यू मस्ट रिमेंबर कि इस देश के अंदर बहुत सारे लोग गरीब हैं अभी भी, राइट? जब आप खुद बोलते हैं, आपकी पार्टी, और आप बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन दिया आपने, आप इसी सेंटेंस के साथ आपको समझना चाहिए कि 80 करोड़ लोगों के पास राशन भी नहीं है खाने का। यही मतलब है ना इसका। जब 80 करोड़ लोगों को आपने राशन दिया और दे रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोगों के पास खाने का राशन भी नहीं है, और इस देश इतना गरीब है, ठीक है? इतने गरीब लोग इस देश के अंदर है, और बहुत सारे तो शायद आप छोड़ भी दिए होंगे आपने ये सोच के कि ये दूसरे धर्म के हैं या दूसरी पार्टी के हैं, या तमाम कुछ भी हो सकता है, आप लोगों के दिमाग में आ सकती है इस तरह की बात। जैसा कि पार्लियामेंट्री जो सीट्स होती हैं एमपी वगैरह की, उसमें भी ये करा जाता है, एमएलए की सीट में भी करा जाता है, अरे ये तो कांग्रेस के इलाके हैं, इसमें कोई भी विकास का काम होता नहीं करते। अरे ये तो दूसरी पार्टी का है, ये तो कांग्रेस का इलाका है, ये तो आम आदमी पार्टी का इलाका है, अरे छोड़ो यहाँ पे क्या करोगे करके। तो ये तमाम, ये सोचिए कि बहुत सारे लोग छूट भी गए होंगे, 80 करोड़ से भी ज़्यादा होंगे गरीब इस देश के अंदर, जिनके पास राशन भी नहीं होता है। आप ही ने कहा है कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन देते हैं, मतलब राशन खाना, चावल देते हैं, दाल देते हैं या तेल देते हैं, यही तमाम चीज़ें जो महंगाई पे आसमान पे पहुंच रही हैं, ये नहीं है लोगों के पास, ठीक है? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आपको पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए, अगर नहीं जवाब देना चाहते तो इस पार्लियामेंट का सिस्टम बंद कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए आप, ये ऑनलाइन बेटर रहेगा, ऑनलाइन कर दीजिए। अपने अपने घर में बैठिए एमपी जी, सेवा करनी ना देश की, वहीं से बोलिए जो बात बोलनी है। वैसे भी आपके जितने भी चमचे, सत्ताधारी पार्टियों के जो चमचे एमपीज होते हैं ना, वो हाथ ही खड़े करते हैं, कोई भी डिबेट नहीं करता है, किसी भी बिल के ऊपर ढंग से डिबेट नहीं होता संसद भवन के अंदर, ना मीडिया में डिबेट होता, ना पब्लिक में डिबेट होता।
आप डिबेट के लायक माहौल तैयार ही नहीं करते, लड़ाई झगड़े के ऊपर नौबत आ जाती है और आप या फिर हंगामा करके सारी एक जो कांग्रेस और ये जो जितनी थोड़ी बहुत जो विपक्ष की पार्टियां हैं, आप जानते हैं, पूरे देश की जनता जानती है कि कितने मिले घुले आप लोगों का क्या सेटिंग है। किसी भी मुद्दे के ऊपर बहस करके उसको स्थगित कर दिया जाता है सेशन को, और जनता का करोड़ों रुपये नुकसान होता है। मोदी जी, हाँ आप देशभक्ति की बातें करते हैं ना, कहाँ है देशभक्ति, मुझे बताइए। इस पैसे को बचाया जा सकता है, ऑनलाइन करिए इनका। इलेक्शन भी ईवीएम फीवीएम छोड़ो, ऑनलाइन अगर आप जनता लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है पूरे देश की इकोनॉमी का, इतना अरबों रुपए का डेली का लेन देन होता है, वो सब का सब ओटीपी के थ्रू हो सकता है। बैंक का सारा ट्रांजेक्शन ओटीपी के थ्रू हो सकता है, तो वोट भी डाले जा सकते हैं ओटीपी के थ्रू, राइट। ये इलेक्शन का खर्चा, तमाम जो करोड़ों रुपया बर्बाद होता है देश का सिक्योरिटी के नाम पे, पूरे देश में अरेंजमेंट करने के नाम पे, वोटिंग भी तो करी जा सकती है ऑनलाइन और बिल्कुल सेफ़ तरीके से करी जा सकती है। लेकिन आप इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, या पता भी होगा तो हो सकता है आपकी इक्वेशन में वो चीज़ें ना फिट होती हों। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर या तो जवाब दीजिए जनता को, या सेशन ढंग से चलाइए लोकसभा का, राज्यसभा का, वरना आप इसको ऑनलाइन कीजिए जिससे जनता का पैसा बचे। हाँ, आपको जवाब नहीं देने हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, सेशन को पोस्टपोन कर देते हो और आप लोग ऐसे ही आगे चले जाती है सारी की सारी बातें, देश का कोई भला नहीं हो रहा इस तरह से। और दूसरा, इसके बाद में जो दूसरा जो मुद्दा है मणिपुर वायलेंस का, इसके अंदर अभी कोई भी ढंग का कोई सॉल्यूशन सरकार की तरफ से प्रस्तुत नहीं करा गया है। सारे वोट पॉलराइज हैं और आई एम श्योर 100% कि जिस तरह से मणिपुर के मैतेई ग्रुप को उसी से एन बीरेन सिंह आए हैं और जिस हिसाब से इसको मैनिपुलेट करा गया है और पॉलराइज करा गया है एक धर्म के नाम पे, और दूसरे लोगों के साथ में नागास हों, कुकीज़ हों, इन तमाम लोगों के साथ में पार्शियलिटी, जहाँ तक जनता बोल रही है ये बातें कि तमाम पार्शियल, क्योंकि एक सबूत के तौर पे भी 350 से ज़्यादा चर्च जलाए जा चुके हैं मणिपुर वायलेंस के अंदर, और 150 से ज़्यादा लोग मरे हैं, उन्हीं के मरे हैं कुकीज़ के। और ये सबूत ये बोलते हैं इस बार विकास की जहाँ तक बात है, तमाम जो फंड आता है हर साल 3000 करोड़ 4000 करोड़, अभी रिसेंटली लास्ट वाला 7000 करोड़ का था, और सिर्फ 50 या 49 या 50 करोड़ उनको कुकीज़ एरिया में दिए गए थे। बाकी सारा का सारा पैसा मैतेई एरिया में, वैली के अंदर जो छोटा सा इलाका है 10% एरिया है, उसी को मैतेई ग्रुप को दे दिया गया 6950 करोड़ लगभग। वो कहाँ गया पैसा, कहाँ जाता है वो पैसा? जनता का पैसा बंदरबाट हो रही है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियापति रामचंद्र की जय। ये भगवान के नाम पे और ये धर्म के नाम पे जो भ्रष्टाचार और इस देश का सत्यानाश करा जा रहा है, ये जनता को समझना चाहिए, जनता देखनी चाहिए, और ऐसे लोगों को कभी भी नहीं चुनना चाहिए जो देश का बेड़ा गर्क करने में तुले हुए हैं। मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी कोई दूध की धुली हुई है, वो भी चोर है। कांग्रेस के पूरे रिकॉर्ड हैं पिछले सारे के सारे। 2011 से पहले कांग्रेस पार्टी ने कितना भ्रष्टाचार किया था, और सेम पैटर्न के ऊपर हमने विश्वास किया मोदी गवर्नमेंट पे, मोदी गवर्नमेंट ने भी धोखा दिया। आम आदमी पार्टी वो शीश महल बना के, और उनके तमाम नेता अंदर पड़े हुए भ्रष्टाचार के केसेस के आरोपों के ऊपर। अब बात करते हैं कि चाइना का एंगल देखा जा रहा है उसके अंदर। जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, हमारी जांच एजेंसीज हैं, वो मणिपुर के अंदर चाइना के एंगल को भी, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि हथियार कहाँ से आ रहे हैं लोगों के पास, और कहाँ से ये कौन से मेड इन चाइना है, कहाँ से आ रहे हैं, बर्मा से आ रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं, म्यांमार से, तो किसके थ्रू आ रहे हैं वो। तो वो तमाम इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर चाइना का नाम भी उछल रहा है इस समय। अब हम बात लेते हैं प्रगति मैदान की। प्रगति मैदान के ऊपर अभी भारत मंडपम नाम का एक कन्वेंशन हॉल जो बनाया है उन्होंने, और मोदी जी बहुत ही इतराते हुए जोश के साथ में उसका इनाग्रेशन किया उन्होंने। और उसके अंदर लेकिन खर्चा उस मंडप के अंदर ही ना, बहुत रोशनी जला के, बहुत चमक धमक के साथ में उसका इनाग्रेशन करा गया और जनता को दिखाया गया, देखो क्या चमक धमक है। अब चमक धमक की आड़ में उस मंडप को बनाने में 2700 करोड़ रुपए जनता के, टैक्स पेयर के मेहनत के, खून पसीने की कमाई के पैसे उसमें लगे हैं। मोदी जी, इतना इतराने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई तीर नहीं मार दिया। अगर उसकी ऑडिटिंग होगी ना, अभी इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग होगी, तो वो जो काम किया है ना 2700 करोड़ का, लगभग 3000 करोड़ का सिर्फ मंडप बनाया ना आपने, उस मंडप के वो 1000 करोड़ में बनाया जा सकता है आसानी से। अगर हम बनाएंगे उसको 1000 करोड़ में बहुत अच्छा बना देंगे, शायद इससे भी पैसे बच जाएं। आप जनता को 3000 करोड़ का, 7000 करोड़ का एक मंडप बना के दिखा रहे हैं ना, और खुश हो रहे हैं। क्या आपने दिए थे पैसे? वो जनता के पैसे हैं। वो आपने तीर मार दिया, कोई बड़ा काम कर दिया। इससे अच्छा काम हम कर सकते हैं, 1000 करोड़ में बना दूंगा इससे अच्छा मंडप।
इन लोगों को गुमराह करा जा रहा है। पूरे प्रगति मैदान की जितनी भी लैंड है ना, उसको कैप्चर कर लिया है, हाईजैक कर लिया, उसको लूट लिया गया है। उसमें और भी क्या क्या बनाया है ये भी जनता को बता दीजिए। उसमें 5 स्टार होटल बनाया है तो वो भी बता दीजिए। उसके आईटीपीओ का अध्यक्ष आपने गोयल या बंसल को किसको रखा है, अपने चहते को, लाला को, ये भी बता दीजिए जनता को कि जो फंड का मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स, एक्सचेकर्स मनी, वो कहाँ जा रही है, किधर से आ रही है, किधर जा रही है, ये भी बता दीजिए जनता को। जितना जीएसटी कलेक्शन इकट्ठा हो रहा है और वो कहाँ जाता है, तमाम जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी बता दीजिए। जिस दिन आप अपनी जेब से बनाएंगे ना, बीजेपी अपनी जेब से बनाएगी, तब इतराना। ये तो जनता का मंडप जनता के पैसे से बना हुआ है। आपको चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये बोलने की कि आपको इस वजह से वोट दिया जाए, राइट। क्योंकि अगर आप संजय मेहत्रा की बात कर रहे हैं और माइक्रोन कंपनी और जो सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तमाम लोगों को जो आप वहाँ जाके अमेरिका के अंदर बुला के लाए ना इन्वेस्टमेंट के लिए, उससे पहले अभी देखो वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं। गुजरात में तो लगवा रहे हैं सारी के सारी फैक्ट्रियाँ, सब कुछ। गुजरात के लोगों को ही, लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, गुजरात के लोगों को ही मिलेगा ना ज़्यादातर। और उसके बाद में वो कितने सक्सेसफुल होते हैं। वेदांता का, अनिल अग्रवाल का एक प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, अगर आपको पता हो। गुजरात के अंदर पहले लगा था, वो फेल हो गया। किस वजह से हुआ है? एक्सपर्ट्स की कमी है या स्किल्ड लोग नहीं है वर्कर्स उसके लिए। आप सेमीकंडक्टर के देखिए, जज्बात से काम नहीं चलता, क्षमता से ज़्यादा ख्वाब देखना और क्षमता से ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करना। स्किल्ड तो है नहीं, लेबर वर्कर्स है नहीं आपके पास। स्किल इंडिया का आपने क्या किया मुझे पता नहीं। मोबाइल रिपेयर सिखा रहे हैं लोगों को या क्या सिखा रहे हैं आप, मुझे पता नहीं। आप स्किल इंडिया के कॉन्सेप्ट को कहाँ तक पहुँचाया आपने? क्या स्किल इंडिया के कॉन्सेप्ट को जनता को आपने शिक्षित करने में, जिन टेक्नोलॉजीज़ की आप बात कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं या डाटा साइंस की, एनालिटिक्स की बात करते हैं, तमाम जो इश्यूज़ हैं इस समय, आप जियो स्पेशल और दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप फ्यूचर के लिए आप, या स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप देश को ख्वाब देख रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या आपने देश को तैयार करा? एक ड्रीम सोचना, ख्वाब देखना बड़े बड़े आसमान के, लेकिन हमारे पास क्या स्किल्ड लेबर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं? हमारे पास वो है वर्कफोर्स स्किल्ड उन टेक्नोलॉजी के हिसाब से? इसलिए वेदांता का वो फेल हुआ। आप क्या सोचते हैं? ख्वाब देख लो, लोगों के इन्वेस्टमेंट करा दो, वो कंपनी भी फ्लॉप होकर भाग गई और वो शायद दोबारा किसी और प्रोजेक्ट में या फिर इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टमेंट करने की वो सोच रही है। इंडियन बंदे के साथ नहीं करना चाहती वो कंपनी, जिसने वेदांता के साथ में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाया था, प्रोजेक्ट लगाया था पहले गुजरात के अंदर, आपके प्रिय गुजरात में, जिसको आप भारत कहते हो, उसी को भारत कहते हो। आप तमाम प्रोजेक्ट वहीं लगाते हो। आप क्षेत्रवाद के सर्कल में बहुत बुरी तरह फंसे हो, आप उससे निकलना नहीं चाहते। कहीं आप बात करते हैं कांग्रेस के लिए परिवारवाद, लेकिन आप क्षेत्रवाद और परिवारवाद दोनों करते हैं जी। अब मैं अभी फ़िलहाल इस इशू पे नहीं बोलना चाहता कि आपकी फैक्ट्री, आपके परिवार के लोगों की कायापलट कैसे हुई, कितनी हुई और नहीं हुई या हुई, इस पे मैं बाद में किसी वजह से बात करूंगा। अभी फ़िलहाल मैं आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन दिस इशू ओनली। और इसके अलावा जो बात है, अभी जो तमाम जो क्वेश्चंस हैं जनता के सामने, यूसीसी की हम जहाँ तक बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, उसके ऊपर तमाम अभी डिबेट चल रहा है और बहुत सारे लोग, सरकार की तरफ से वो ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ है कि नहीं कि भाई इसके अंदर ट्राइबल लोगों को अलग रखा जाएगा यूसीसी से, या कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी सवाल हैं कि उनका क्या होगा। यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, उनके कस्टम्स का क्या होगा। तो कुछ ऑफिशियली और अनऑफिशियली, कुछ मैंने पढ़ा ज़रूर था, कुछ जगह पे लिखा हुआ था कि यूसीसी के लिए ट्राइबल जो कस्टम्स हैं या ट्राइबल ट्राइब्स को अलग रखा जाएगा, उससे उनको डिस्टर्ब नहीं करा जाएगा, जो कि पहले भी था ऐसा सिस्टम इंडिया में लगातार चला आ रहा था, लेकिन वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं करे जाएंगे, एक्सक्लूड करके रखा जाएगा उनको, कि उनको डिस्टर्ब नहीं करा जाएगा। वो पहले की तरह स्टेटस क्वो चलेगा, उनका जो पहले जीते थे वैसे ही जिएंगे। तो ये एक मैसेज है कि उनके जो कल्चर हैबिट्स हैं, कस्टम्स हैं, जो भी उनके जो सिस्टम है, उनका जो पहले से कल्चर, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करा जाएगा। ये इस तरह के आधे अधूरे आश्वासन आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई भी बात नहीं करी है संसद में अभी तक। बीजेपी के नेताओं ने भी क्लैरिफिकेशन ढंग से इस इशू के ऊपर नहीं किया है। तो अभी तक विवाद चल रहा है उसका। हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात करते हैं, इसके पैरेलल उस पर तमाम क्वेश्चंस
और विवाद चलते आ रहे हैं। तमाम जो बाकी जो पार्टीज़ हैं या दूसरे ग्रुप्स हैं, मुस्लिम ग्रुप्स हैं या क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं या दूसरे ग्रुप्स हैं, वो कुछ और यहाँ तक कि सिख ग्रुप भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि वो इसको नहीं चाहते कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र का मतलब वो और तमाम जो बुद्धिजीवी हैं वो ये कहते हैं कि अगर इस देश के अंदर अगर सिस्टम एक बजरंग दल या हिंदुत्व वाला लाएंगे, आप अगर हिंदुत्व के बेस पे हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। उनके अस्तित्व की बात है, जहाँ तक उनके एग्जिस्टेंस की बात है, उसको भी खतरे में पड़ जाएगी और बहुत मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि उग्रवाद जो उग्र रूप है हिंदुज़म का, हिंदुत्व की जहाँ तक बात करते हैं, बजरंग दल या इस तरह के तमाम उग्र जो संगठन है, अगर वो आँख बंद करके किसी को भी जला सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, अभी भी ये हालात हैं। अनऑफिशियली इज़ अ डिक्लेयर्ड हिंदू नेशन, जो इनके सिंबल जो चोल वंश के वो दे दिए, नई पार्लियामेंट बना दी है, उसको स्थापित भी कर दिया है, प्रधानमंत्री दंडवत प्रणाम भी कर चुके हैं और एक राजा की तरह उन्होंने पूरे रिचुअल्स को किया है और वो यज्ञ वज्ञ कराया है पूरा का पूरा। अरे भैया, आप अच्छे काम कर लीजिए, बार बार यज्ञ करने की जगह जनता की सेवा कर लीजिए, उससे भी आपको कोई नहीं गिराएगा। आप 1-2 साल की बात करते हैं, अमित शाह जी बात करते हैं 2047 तक की, मैं कहता हूँ 1000 साल तक राज करिए इस देश पे, कोई दिक्कत नहीं है। जनता की सेवा कीजिए, सही मायने में सेवा कीजिए, फ्रॉड या ढोंगी तरीके से मत बोलिए तमाम बातें। जनता को बहुत कुछ समझ में आता है, जनता भोली ज़रूर है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, इसमें फ़र्क होता है दोनों चीज़ों के अंदर। भोली मतलब इनोसेंट है, बट दे हैव द ब्रेन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स अराउंड देम। उनको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। भोले लोग मूर्ख थोड़ी होते हैं, फ़र्क है ना उन दो। आप मूर्ख समझते हो, तमाम जो लीडर्स हैं जनता को मूर्ख समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता को जवाब देना आता है, वो वोट के थ्रू देंगी। और आपको जो अभी घबराहट चढ़ी हुई है ना बुरी तरह से, कि आपके जो पुराने स्टैब्लिश स्टेट्स से जिनके अंदर इलेक्शन होना था और जिनमें आपको पिछली बार अच्छा खासा बहुमत मिला था और इस बार कम मिलने के चांस है, इसलिए आप दक्षिण से लेके और पूरे तमाम इलाकों में, उड़ीसा के अंदर हलचल मचा रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक और केरला, सब जगह आप चाहते हैं कि पोलराइज कर सकें हिंदू वोटों को। जैसे मणिपुर तो एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है कि किस तरह से धर्म को एक तरफ करा जा सकता है, पोलराइज करा जा सकता है हिंदू वोटों को। यही पैटर्न आगजनी का, आग का, मौत का, बलात्कार का और पूरा बर्बादी का जो पैटर्न जो मणिपुर के अंदर देखा जा रहा है, ये इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। एक ऐसा एक सीन है, दृश्य है जो पूरे देश में हो सकता है पॉसिबल। अभी 2000 इलेक्शन तक देखिए क्या हाल होता है। बंगाल जलेगा, असम जलेगा, बंगाल जलेगा, असम जलेगा। तमाम स्टेट्स में जहाँ जहाँ भी बीजेपी को लगेगा कि खतरा है, वो पागलों की तरह वहाँ पे वायलेंस होगा। हिंदू वोट को पोलराइज करने के लिए कितना वायलेंस होगा अभी देखिए। ये जैसा पैटर्न एक ट्रेलर है, मणिपुर तो अभी ट्रेलर है, आगे देखना क्या होगा। ये किसी भी हद तक लोग गिर सकते हैं, राजनेता लोग किसी भी हद तक गिरेंगे, आप देखना कितने हद तक गिरेंगे ये आप डिसाइड करना। लेकिन यूसीसी और हिंदू राष्ट्र के ऊपर जो लोगों के रिजर्वेशंस हैं, जो उनके अपने विश्वास हैं कि ये हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, उसके ऊपर तमाम असहमतियाँ हैं। लोग एग्री नहीं कर सकते, हो सकता है हिंदू राष्ट्र के लिए। लेकिन जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, एक कॉमन सिविल कोड की जो पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी उसका प्रोविज़न है, और तमाम जो भारत के संविधान के आर्टिकल्स हैं, उसमें भी इक्वालिटी बिफोर लॉ का हर जगह जिक्र है। एक इक्वालिटी फॉर रिलीजियस फ्रीडम भी है, इक्वालिटी ऑफ एक्चुअली द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, और तमाम जो फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं, उसके बाद के जो तमाम आर्टिकल्स हैं, वो यही बताते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, तमाम धर्म के लिए कानून एक बराबर होना चाहिए। ये है भी 100-150 तमाम जितने भी कानून हैं, वो तमाम एक ही जगह पूरे देश में बराबर तरीके से लागू करे जाते हैं। तो उसमें कुछ 1-2 जो प्रोविज़न और जोड़े जा सकते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस और दूसरे जो एडॉप्शन का या प्रॉपर्टी इश्यूज़ हैं, या इस तरह के जो भी इश्यूज़ जो रह गए हैं, वो जो कि बराबरी का जो दर्जा जनता को मिलना चाहिए, तमाम लोगों को मिलना चाहिए, वो एक पूरी तरह से यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सिस्टम के अंदर वो करा जा सकता है। एंड आई थिंक उस पर लोग काफ़ी हद तक एग्री कर सकते हैं। 1-2 एक्सक्लूजन्स के अलावा कुछ लोग, चाहे मुस्लिम लोग, नहीं मानेंगे, या कुछ लोग शोर मचा रहे हैं। अब देखिए, सारे लोग तो हाँ नहीं करते, अब कुछ लोग हाँ भी करेंगे, कुछ लोग ना भी करेंगे। तो ये
उसके ऊपर देखा जाएगा कि क्या होता है, आप क्या डिसीजन लेते हैं उसके बाद में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉसिबल है काफ़ी हद तक। हाँ, हिंदू राष्ट्र के ऊपर ज़रूर लोगों की अभी कुछ एंटी जो ऑब्जर्वेशंस कह लीजिए, व्यूज़ कह लीजिए उसको, वो आ रहे हैं अभी भी। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर कोई दूसरे इशू जो इस समय, वैसे तो तमाम बहुत सारे इशू हैं देश के अंदर, ज्ञानव्यापी मंदिर जो है उसको आप मस्जिद भी कहते हैं, बहुत सारे लोग ज्ञानव्यापी मस्जिद, लेकिन वो ज्ञानव्यापी जो मंदिर था और उसकी जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका, वो पुराना बना हुआ है, उसी के ऊपर मस्जिद बनी हुई है और तमाम जो उसके एंगल्स हैं उसके अंदर जो देखा जा रहा है, जिस तरह की भगवान नंदी जी की जो मूर्ति है वो हमेशा भगवान शिव की तरफ देखती है और वहाँ दीवार आ जाती है बीच में, आगे मस्जिद बनी हुई है। उस मस्जिद के अंदर एक शिवलिंग मिला है, एक होद मिला हुआ है, उसमें शिवलिंग है। शायद वो होद बाद में क्रिएट करा होगा शिवलिंग के चारों तरफ, और वो प्राचीन कोई शिवलिंग जरूर लग रहा है उसके अंदर। और जो आप मस्जिद के अंदर दीवारें देखते हैं, उसकी नक्काशी और तमाम देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं उसके ऊपर, बाहर से देखेंगे उसके स्ट्रक्चर को तो तमाम चीज़ें दिखेंगी आपको बैक साइड से भी, कि वो पुराने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई हुई है। मैं कोई यहाँ पे डिसीजन नहीं दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, तमाम उसके विजुअल देख सकते हैं, उसके पिक्चर्स देख सकते हैं। ज्ञानव्यापी जो मंदिर है उसके, वो ज़बरदस्ती तोड़ के बनाई है और वो पहला उदाहरण नहीं है ऐसा। मथुरा में भी ऐसा ही हुआ है, भगवान कृष्ण की जन्म स्थान के ऊपर ही मस्जिद बनाई हुई है। तो ये तमाम जो पैटर्न्स था मुगल्स का, अब किसने बनाई, आप उसके पक्ष और विपक्ष में तमाम अपनी बातें कह सकते हैं कि वो किसने बनाई या किसने बनाई, लेकिन जो रूलर्स होते हैं वही बना सकते हैं। इतना बड़ा स्टेप कोई नहीं उठा सकता किसी हिंदुओं के देश के अंदर, आप तोड़ के उनके मंदिर को और अपनी मस्जिद बना दोगे, ऐसा डिसीजन रूलर्स के अलावा कोई ले नहीं सकता है। और अब आज के लोग अगर पक्ष विपक्ष की जहाँ बात करते हैं, वो कहेंगे कि औरंगजेब बहुत शरीफ आदमी था या बाबर बहुत शरीफ आदमी था। ये तमाम डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं और इन पर डिबेट होता रहेगा जब तक कि सच्चाई लोग ना समझ लें इस चीज़ की। कोई उनकी साइड लेना चाहता है ले सकता है, ये डेमोक्रेसी है, आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन जो तथ्य हैं उनके अनुसार अगर देखते हैं तो ये पैटर्न था तमाम जगह पे। काशी में भी यही पैटर्न था। और आप देख लीजिए जो उस मंदिर के जो अभी उसके ऊपर जो सर्वे अलाउ करा था कोर्ट ने, लेकिन उसको दोबारा से रोक दिया गया है कुछ दिन के लिए। और वो सर्वे के अंदर तमाम इश्यूज़ आ रहे हैं। जो मुस्लिम पक्ष है उसके अंदर नमाज पढ़ना चाहता है, उनको अनुमति मिली, लेकिन ये भी इशू है कि जब तक सर्वे ना हो जाए तब तक किसी को अनुमति ना दी जाए, जब तक क्लैरिटी ना हो इन इश्यूज़ के ऊपर। और वो सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि वो कुछ दिन के अंदर अंदर 31 तारीख तक ही बोल रहा था वो, तो 31 तारीख तक फाइनल कर सकते हैं, वो सर्वे कर सकते हैं। तो अब लेट्स से कि आगे कोर्ट क्या डिसाइड करता है उस इशू के ऊपर। अभी सर्वे रोक दिया गया है फ़िलहाल, अब बाद में देखते हैं कितने दिन का समय दिया जाता है। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन ये जल्दी, देखिए आप जल्दी करना चाहते हैं, जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं इस इशू को। एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने से पहले इसको ख़त्म करा जा सकता है, जिससे कि हिंदू मुस्लिम में कम्युनल एक डिसहार्मनी ना हो। अगर कोई भी मुद्दा आप करना चाहते हैं उसको करिए जल्दी से। आप उसको लटका के एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन से तीसरे इलेक्शन, तमाम इलेक्शन में पार करते रहें, उसको मुद्दे की तरह इस्तेमाल करते रहें। वो हिंदू मुस्लिम कर करके जनता के अंदर दुर्भावना, लड़ाई झगड़ा, कलेश करवाते रहें या दंगे फसाद कराते रहें और वोट पोलराइज करते रहें हिंदू के और जीतते रहें इलेक्शन। ये ना हो, ना करे गवर्नमेंट तो अच्छा है। इस इशू को जब कोर्ट के पास है तो कोर्ट को जल्दी से डिसाइड करना चाहिए, इसका सर्वे कराइए और जो दूध का दूध पानी का पानी जो होना है जल्दी से जल्दी कराइए, जिससे कि ये मुद्दा चुनावी मुद्दा ना बन पाए। और इसी तरह से भगवान राम का मंदिर जो बन रहा है अयोध्या के अंदर, उसको भी पहले ही डिक्लेयर कर दिया बीजेपी ने कि 2024 तक तैयार, इलेक्शन से पहले पहले वो तैयार करना चाहते हैं। चाहे वो ख़राब बने, चाहे कैसा भी बने, जल्दबाजी के अंदर करा जा रहा है काम। और जल्दबाजी का काम कहते हैं कि शैतान का होता है। अब उसके अंदर ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी सब कुछ करा जा रहा है। वर्क फोर्स को बढ़ा दिया गया है। मोदी जी कहते हैं जो काम इतने साल में होगा, तो अगर वर्क फोर्स डबल कर दी जाए, ट्रिपल कर दी जाए, तो 4 टाइम्स 5 टाइम तो वो जल्दी हो जाता है। लेकिन जल्दीबाजी में काम खराब भी हो सकता है। लेकिन अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का उल्लू सीधा होता हो, उनके वोट बैंक बन जाते हो, जीत जाते हैं, इलेक्शन जीत सकते हैं वो, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राम का मंदिर चाहे ख़राब बने, चाहे बेकार बने, चाहे बाद में गिर जाए। क्योंकि जल्दीबाजी में ख़राब हो सकता है, काम ढंग से ना बने, और इलेक्शन से पहले पहले वो करना चाहते हैं, जिससे कि वो इस इशू को एनकैश कर सकें 2000 इलेक्शन के अंदर हिंदुओं के वोट पोलराइज करने के लिए। अब वो
इनको निमंत्रण पत्र दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि आइए। अरे भैया कौन है प्रधानमंत्री जी? हिंदुओं के माई बाप हैं क्या वो? हिंदू तो कांग्रेस पार्टी में भी है, आम आदमी पार्टी में भी है, कम्युनिस्ट पार्टी में भी है, तमाम पार्टीज में हिंदू है ना भैया। 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन बीजेपी को कितने परसेंट वोट मिलते हैं बताइए? 28% से 32-33%, 34% मैक्सिमम, है ना। तो सारे हिंदू लोग उसको वोट नहीं देते हैं, लेकिन भगवान राम 100 करोड़ हिंदुओं के देश में, हिंदुओं के नॉट ओनली इन इंडिया, जो पूरी दुनिया में भी लाखों करोड़ों हिंदू जो अलग अलग जगहों पे हैं, और पुरानी जो हिंदू संस्कृतिज हैं, कंबोडिया से लेकर मलेशिया, इंडोनेशिया, तमाम जगह पे जो लोग रहते हैं, जो आज भी भगवान राम को मानते हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी रामलीला करते हैं। भगवान की रामलीला की, रामायण की पूरी सीरीज़ करते हैं वो। और इंडोनेशिया पूरी दुनिया जानते हैं, कंबोडिया, लाओस, बहुत सारे देश हैं, थाईलैंड वगैरह, इतने सारे देश हैं पूरी दुनिया में, और मॉरिशस से लेकर मालदीव, और आप वेस्ट इंडीज़ चले जाइए, तमाम देशों में आज भी भगवान राम की पूजा करी जाती है, भगवान राम में श्रद्धा है। वो सिर्फ 100 करोड़ हिंदू जो भारत में रहते हैं उन्हीं के भगवान नहीं हैं वो। नेपाल के लोग भी भगवान राम को मानते हैं। तमाम दुनिया के अंदर जो लोग रहते हैं हिंदू लोग, वो सब मानते हैं, और ये डाटा कहीं, ये संख्या कहीं ज़्यादा है इससे। तो वो उनके सबके हैं। तो ऐसे इस तरह से एक प्रधानमंत्री को जानबूझ के समिति के द्वारा इनवाइट करना, ये पॉलिटिकल एक डिसीजन हो सकता है, और बहुत गलत पैटर्न है देश के लिए, बहुत ही गलत। आपने सब कुछ हाईजैक करा हुआ है, मीडिया को हाईजैक करा हुआ है, यहाँ तक कि धर्म को भी हाईजैक कर लिया। आप ठेकेदार बन चुके हैं धर्म के, और प्रधानमंत्री जी उसका इनॉग्रेशन करेंगे तो प्रधानमंत्री जी वही फ़ोटो पूरे इंडिया में जगह जगह पे, मेट्रो स्टेशन से लेके सब जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाएंगे, जनता के पैसों के करोड़ों रुपए खर्च करके एडवर्टाइजिंग करी जाएगी, और फिर सत्ता में फिर दोबारा से आ जाएंगे। ये एक पैटर्न बना हुआ है। तो इसकी जगह कहीं अच्छा होता है कि जगत गुरु शंकराचार्य या कोई बड़े धार्मिक नेता जिनकी सभी जगह एक्सेप्टेंस हो पूरी दुनिया के अंदर, एक हिंदू एक साधु संत या कोई अच्छे व्यक्ति को, उनको इनॉग्रेशन करने के लिए कहा जाता तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता। ये तो मुझे पूरा का पूरा घोलमेल, जो सारा का सारा, जो अंदर से जो सेटिंग करी हुई लगती है कि वो खुद इनको बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी आइए। जहाँ तक ये डिसीजन कोर्ट का था, कोर्ट के थ्रू ये मंदिर बन रहा है, ना कि प्रधानमंत्री के थ्रू, मोदी जी के थ्रू ये मंदिर बन रहा है, और ना बीजेपी के थ्रू ये मंदिर बन रहा है। हंगामा करा होगा इन्होंने कभी, लेकिन आज जो तोंगड़िया जो थे, विनोद तोंगड़िया क्या नाम था उनका, जो संघ के जो थे, शायद उन्होंने कोई बाद में बजरंग दल शायद उन्हीं ने स्टार्ट करा, वो एक हिंदू नेता थे, उन्हीं ने शुरू करा था ये राम मंदिर का पूरा का पूरा जो पब्लिसाइज करना, इसको राजनीतिकरण भी कह सकते हो, लेकिन वो राजनेता नहीं थे उस समय, लेकिन अब फिलहाल उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है, और कोई नहीं पूछ रहा है उनको। उन्हीं ने शुरू किया था ये पूरा का पूरा राम मंदिर का मुद्दा, लेकिन ये मुद्दा बहुत पुराना था, आज का नहीं है, उनसे भी पुराना था, और काफ़ी शायद परवीन तोंगड़िया नाम था उनका। तो वो अभी, लेकिन इससे पहले ये तो 1951 में जब गेट खुले थे तब भी था, जब कांग्रेस की थी सरकार, उससे पहले भी सैकड़ों साल से ये मुद्दा चलता आ रहा था। तो वो बहुत पुराना मुद्दा है। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम देखते हैं इसको, राम मंदिर को, भगवान राम से लेकर मंदिर तक को पॉलिटिसाइज करने की जो बीजेपी की जो पूरी की पूरी कोशिश हो रही है जिस तरह से, वो बहुत ही निंदनीय है, और इसको भारत की जनता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत की जनता देशभक्ति के आगे और धर्म के आगे नतमस्तक हो जाती है, और इसी का फ़ायदा वो उठाते हैं बार बार। तो अब वो दूसरे इशू के ऊपर जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो वेटरन्स हैं, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, उनकी कुछ जो मांगे OROP में, जो उनके जो इश्यूज़ हैं पेंशन से रिलेटेड और MSP से रिलेटेड और विधवा पेंशन से रिलेटेड, वो लगातार बेचारे इतने बरसों से अभी पहले तो बहुत काफ़ी लंबे समय से वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके काफ़ी सारी मांगें मानी भी गई हैं, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां हैं जो नहीं मानी जा रही। वो बार बार बात कर रहे हैं, 150 दिन से वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर और दूसरी जगहों के ऊपर। पूरे देश के अंदर अलग अलग उनकी इकाइयाँ हैं, वो जो पूरे देश के अंदर भूतपूर्व सैनिक, देशभक्ति की बात करते हैं बीजेपी के लोग, मोदी जी बड़ी देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन 150 दिन से भारत के पूर्व सैनिक लगातार बरसात में, गर्मी में, उमस में कैसे संघर्ष कर करके बेचारे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो पूरे देश में, पंजाब से लेके पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी इकाइयाँ भी, और वो जंतर मंतर पे भी लगातार 150 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वो राजनाथ सिंह से मिल चुके हैं, और वो
उनको आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन गोलमोल कर दी जाती है, उनकी बात के ऊपर वर्कआउट नहीं करा जाता और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जो उनके इश्यूज़ हैं, इतने सारे इश्यूज़ हैं, वो तमाम कुछ उनमें इश्यूज़ कंट्रोवर्शी भी, शाही सिस्टम और तमाम जो बैडमैन जो थ्योरी है, जो प्रथा है, उसके खिलाफ भी, और जो एमएसपी है, जो विधवा पेंशन है, जो ओआरओपी का जो पेंशन है, तमाम इश्यूज़ के ऊपर वो बात करना चाहते हैं सरकार, लेकिन सरकार उनसे बात करके तैयार नहीं है। एक तरफ वो भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के सैनिक दुख झेल रहे हैं, तड़प रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये जनता डिसाइड करेगी कि ये लोग कितने पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, बीजेपी के लीडर्स हैं, कितने देशभक्त हैं और कितने धार्मिक हैं। हकीकत के अंदर ये जनता को खुद डिसाइड करना चाहिए। इलेक्शन में इनको वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मेरा काम है क्लैरिटी लाना, आपको डिसाइड करना है कि उनको देना चाहिए, वोट नहीं देना चाहिए। उनके उसी तरह पैरेलल एक EPS 95 पेंशनर्स हैं, जो तमाम जो भारत के संस्थाओं के अंदर, सरकारी ऑफिसेज़ के अंदर काम करते रहे हैं, बेचारे लोग देश की सेवा करते रहे हैं। उनको पेंशन के जो इशू है वो 9 साल से पिछले पेंडिंग पड़े हुए उनके इश्यूज़, और सरकार आश्वासन पे आश्वासन देती रही है, उनकी बात सुन के तैयार नहीं है। वो भी लगातार 9 साल से संघर्ष कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम जगहों पे। EPS 95 जो पूरा ग्रुप है, लाखों की संख्या में लोग उनसे जुड़े हैं और मेरे ख्याल से जो उनके परिवार को भी अगर गिना जाए तो करोड़ों के अंदर संख्या है उनकी जो अफेक्टेड हैं इससे, और सरकार उनकी सुन के तैयार नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि वो उनके वोट बैंक नहीं है। तो सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति है। देश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, कुछ फ़र्क धर्म जाए जहाँ मर्जी, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों के ऊपर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, जहाँ तक चंद्रशेखर आज़ाद की बात थी, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर प्राणघाती हमला हुआ, वो बाल बाल बचे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, और जो कुछ मराठा और कुछ भी जो ग्रुप थे, जो राजपूत कुछ थे, पता नहीं कौन से ग्रुप थे, जो फेसबुक के ऊपर भी लिख रहे थे काफ़ी कि बचेगा नहीं, क्रॉसिंग पे मार दिया जाएगा उनको, और बचने के बाद दोबारा से लिखा गया कि अब तो बच गया, दोबारा फिर अटैक होगा, अब नहीं बचेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं अपनी जगह। शायद वो कहीं ना कहीं इंस्टिगेटेड थे या कुछ चीज़ कोई ऐसी थी कि उन्होंने अटैक से पहले उनके ऊपर, जो भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनके ऊपर अटैक करा गया, उससे 1 हफ्ते पहले उन्होंने न्यूज़ 24 के अंदर एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उनसे सवाल पूछे गए थे, जो मिश्रा जी ने सवाल पूछे थे कि आप आखिरी के अंदर, पूरा इंटरव्यू था, उसके बाद में आखिरी के अंदर ये सवाल किया गया था कि आप मोदी जी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और केजरीवाल में से किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो उन्होंने उसका जवाब दिया था कि अगर प्रधानमंत्री के रूप में मैं इन्हीं को क्यों चुनूं, मेरे में क्या कमी है, तो मैं भी एक विकल्प हो सकता हूं। तो मिश्रा जी थोड़ा सा अचंभस में आ गए और उन्होंने बोला कि ये क्या बोल रहे हैं आप, मतलब आप खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ, इसमें क्या गड़बड़ है, मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं। तो उसी बात को कोट करके मेन हेडलाइंस बनाई गई उसमें, और वो काफ़ी वायरल हुआ था उनका इंटरव्यू। और उसके 1 हफ्ते के बाद में उनके ऊपर प्राणघाती जानलेवा हमला करा गया, उसमें बाल बाल बचे, उनकी सीट पे गोलियां चलाई गई, उनकी सीट आर पार हो गई उनको टच करती हुई, और पीछे सीट में से आर पार हो गई, उनके दरवाजे पे भी गोलियां चलाई गई, वो भी अंदर तक आर पार हो गई, और पिछली सीट भी काफ़ी तोड़फोड़, बहुत आप देख सकते हैं जाके मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में, ट्विटर से लेकर तमाम मीडिया के अंदर ये उनकी पिक जो विजुअल्स आई हुई हैं वो। बट दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री इफ़ एनीबॉडी who thinks that he is good enough, like उन्होंने यही कहा था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं वकील हूँ, LLB हूँ। जब कोई भी अनपढ़ आदमी देश के प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक पढ़ा लिखा आदमी क्यों नहीं बन सकता है। और इस पर डिबेट होना भी चाहिए कि इसमें फ़र्क नहीं है कि देश का कहाँ से नेता आया, अगला प्रधानमंत्री साउथ इंडिया से भी आ सकता है, कोई भी बनाना चाहिए, लेकिन वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, देश की सेवा करने वाला होना चाहिए, तभी ये देश सही मायने में आगे बढ़ेगा। क्षेत्रवाद से निकल के, परिवारवाद से निकल के, ये अलग अलग जो गुजरात की बात करता है, कोई अपने परिवार की बात करता है, इससे निकलना बहुत जरूरी। देश को आगे ले जाने के लिए, अगर इस देश को आप कहते हैं कि डेवलप हो रहा है, दिस कंट्री इज़ डेवलपिंग, दिस कंट्री इज़ नॉट डेवलपिंग एट ऑल। जहाँ पे 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, चाहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर दीजिए, अभी चाहे 5वें टॉप 5 नेशन इकोनॉमिक जो इकोनॉमीज, जो ग्लोबल इकोनॉमिक, जो 5 टॉप ग्लोबल इकोनॉमी से चाहे इंडिया का नाम आए, चाहे 3 में आ जाए, लेकिन अगर ये सारा का सारा पैसा
कहीं एक जगह एक्युमुलेट हो रहा है या किसी एक राज्य में जा रहा है, सारा जीएसटी का पैसा तमाम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किसी एक राज्य में या बीजेपी रूल स्टेट्स में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहा है, पूरे देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उससे, तो बहुत ही खतरनाक है। चाहे ये कितने भी ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, इस देश के लोगों का, जो बीजेपी खुद कहती है कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के लोग बात करते हैं कि वो टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमीज में से इंडिया आ चुका है, और दूसरी तरफ व्यंग करता हुआ आयरॉनिकल उनका खुद का स्टेटमेंट है बीजेपी का कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन मुहैया करा रहे हैं, चावल या गेहूं वगैरह दे रहे हैं, दाल वगैरह ये सब चीज़ें, थोड़ी बहुत कुछ पैकेट दे रहे होंगे, पूरा तो कितने दिन का दे रहे होंगे उनको। तो एक तरफ गैस के सिलेंडर के रेट हाई है, डोमेस्टिक के 1000 से ऊपर और 2000 के करीब जो कमर्शियल है, तमाम महंगाई हो रही है, तमाम चीज़ें बाज़ार से गायब हैं, और सब्जियों से लेके तमाम चीज़ें महंगी, दूध से लेके तमाम सब चीज़ें महंगी हो रही है, देश की जनता भूखी मर रही है, और ये कहते हैं कि ग्लोबल टॉप 5 इकोनॉमीज़ में इंडिया का नाम आ रहा है। तो भैया वो पैसा जा कहाँ रहा है? जब देश के लोग तो भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास राशन भी नहीं है। आप खुद ही कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन देते हैं, इसका मतलब राशन भी नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग हाहाकार मचा पूरे देश के अंदर, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, काला धन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है देश के अंदर, और सब चीज़ बैक चैनल्स के अंदर रूलिंग पार्टी को फ़ायदा होता है, बाकी लोगों को नहीं होता, डीमोनेटाइज करा जाता है, लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ रूलिंग पार्टी को होता है। तमाम पार्टियों की धज्जियाँ उड़ जाती है, देश की इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो जाती है, ग्लोबली पूरी मार्केट अगेन एंड अगेन, चाहे वेदर कोरोना टाइम और डीमोनेटाइजेशन टाइम, द इंडियन होल इकोनॉमी सिस्टम, होल शेयर मार्केट इज़ क्रैशिंग। कितनी बुरी तरह से क्रैश हुई थी सब जानते हैं, कोरोना के समय भी और अभी हिंडनबर्ग के समय भी, लेकिन फ़ायदा उन्हीं को लोगों को होता है। कोई भी इस बात की चर्चा नहीं करेगा कि राजीव जैन आखिर है कौन जो इनको बचाने आ जाता है। अडानी को बचाया, और अभी भी रूलिंग पार्टी के सपोर्टेड जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका नाम स्कैम्स में आ रहा है, उनको भी बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है राजीव जैन। QGQ कंपनी अमेरिका की, जो पिछले 3-4 साल के अंदर 92 बिलियन डॉलर का उसके पास सिस्टम बन गया, इकोसिस्टम बन गया उनका पूरा। इतना पैसा उनके पास आया कैसे, किसका पैसा है उसके पास जो वापस घूम के इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है? तमाम इश्यूज़ है, जनता को देखना चाहिए कि ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर। अगर हम बात करते हैं दूसरे इश्यूज़ में, तो अभी सीमा सचिन का जो केस है वो दब गया है। अभी फ़िलहाल अंजू और नसीरुल्लाह का केस चल रहा है, और वो तमाम जो डिबेटेबल बातें आ रही हैं वहाँ से, अलग अलग इश्यूज़ आ रहे हैं। पहले वो वापस आना चाहती थी, उसके बाद में वो दिखाया जा रहा है कि शादी कर रही है, उससे शादी के पिक्चर्स आ रहे हैं, शादी के बाद की पार्टीज़ के पिक्चर्स आ रहे हैं, और अब वो कह रही है कि मैं आना, मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है, मेरे को खतरा है इंडिया में। और लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अमीर आदमी ने उनको 40 लाख का फ्लैट गिफ्ट किया है कि वो आराम से सुख शांति से यहाँ पे रहे। वैसे एक बात बता दूँ, जो खैबर पख्तूनख्वा जो एरिया है वो पूरा का पूरा, उसमें जो सरहद गांधी जो थे, जो हमारे देश की, भारत के, हिंदुस्तान की जो आज़ादी के अंदर भी उनका काफ़ी योगदान था, उनको सरहद गांधी कहा जाता है और कहा जाता था। वो मर चुके हैं और उनका बहुत सम्मान था पूरे देश के अंदर, तो वो वहीं के थे। और भी पख्तून के अंदर अलग चीज़ें हैं। सरकार का इतना कोई वहाँ पे हस्तक्षेप या समझ तो सरकार, वहाँ पाकिस्तानी सरकार का जोर नहीं है। बलूचिस्तान में भी नहीं है और सिंध में भी कम है। वहाँ पे भी आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे हैं सिंध में और बलूचिस्तान की फ्रीडम आर्मी है, वहाँ पे आज़ादी मांग रहे हैं। सिंध में आज़ादी मांग रहे हैं, पख्तूनख्वा के एरिया में मांग रहे हैं, और वजीरिस्तान वगैरह तमाम जो, और बाल्टिस्तान और गिलगिस्तान के अंदर भी आज़ादी मांग रहे हैं। वहाँ के लोग उनसे, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। कि इसी बीच पाकिस्तान के अंदर एक और दो कंट्रोवर्शियल न्यूज़ और हैं पाकिस्तान की, मैं बताना चाहूँगा उसमें। एक पहले, कुछ समय पहले लाहौर यूनिवर्सिटी सेक्स स्कैंडल हुआ था, उसी तरह का इस्लामिया यूनिवर्सिटी सेक्स स्कैंडल बहावलपुर के अंदर। वहाँ जो एक यूनिवर्सिटी है, बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है इस्लामिया यूनिवर्सिटी, उसमें 5,500 लड़कियों के गंदे फ़ोटो और बहुत सारे फ़ोटोज़ और बहुत सारे वीडियोज़ बरामद हुए हैं उसके अंदर। बिगेस्ट स्कैंडल अभी तक का पाकिस्तान के अंदर सेक्स स्कैंडल जो आया है वो ये वाला है। और बहुत बुरी हालत में उनको कैसे एक्सप्लॉइट करा जाता था, उनकी वीडियो बनाई जाती थी लड़कियों की और उनके पिक्चर बनाए जाते थे। उसमें पाकिस्तान आर्मी का एक रिटायर मेजर
जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर है वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के अंदर, वो इन्वॉल्व मिला। एक लड़की के साथ में कार चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कार में लड़की को ले जाते हैं और लड़की ने कहा कि मेरा रेप करने के लिए लेके जा रहा है ये। और तमाम जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उजागर हुई सेक्स उस यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान सेक्स स्कैंडल में। और बहुत जब जब 2 मोबाइल मिले वहाँ पे, उन मोबाइल के अंदर जब चेक किया गया तो 5500 के करीब 5500 के करीब फोटोग्राफ्स, न्यूड्स और बहुत सारी ब्लू फिल्म्स जो थी उन लड़कियों की, तमाम लड़कियों की, वो मिली हैं इतनी सारी 5500 के करीब। और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व लगते हैं। अभी 2-3 लोग पकड़े गए हैं उसमें अब, और अभी लेकिन और भी शायद लोग हो सकते हैं, और हो सकता है कि उसमें पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व हो। किस तरह से उनका एक सिस्टम वाइज उनका एक्सप्लॉयटेशन करा जाता था। उनको पहले पार्टी करी जाती थी, उसमें ड्रग्स दिया जाता था, ड्रग्स करने के बाद में उनका रेप करा जाता था, उसके बाद उनकी वीडियो बनाई जाती थी और उसके बाद में उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। पूरे बारी बारी से सब लोग एक्सप्लॉइट करते थे। और पूरे, अभी छोटा मोटा केस नहीं है, 5500 लड़कियों के साथ ऐसा होना इज़ अ बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल एंड आर्ग्यूबली इन द वर्ल्ड। आई थिंक पूरी दुनिया के अंदर मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई सेक्स स्कैंडल 5500 लड़कियों का, तो अभी 2 मोबाइल में मिला है। अगर और भी लोग मिलेंगे उनमें और भी लड़कियों के हो सकते हैं। और बहुत ही बुरी हालत है। अभी तक एक फिल्म बनी थी, अभी रिसेंटली मैं देख के आया था, अजमेर 92, उसके अंदर भी अजमेर के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम दिखाया गया था उस मूवी के अंदर कि किस तरह से लड़कियों को सिमिलर पैटर्न के ऊपर बेनिफिट्स देने के लिए, या उनकी हाजिरी पूरी करने के लिए, उनकी अटेंडेंस पूरी करने के लिए, या कोई दूसरे बेनिफिट्स देने के लिए उनको फंसाया जाता था जाल के अंदर। उसके बाद में उनकी वीडियोस और फोटोग्राफ्स बना के उनको एक्सप्लॉइट करा जाता था और उसमें बहुत सारी लड़कियां इन्वॉल्व थी। लेकिन इस केस को अजमेर के अंदर दबा दिया गया था उस समय। लेकिन अब दोबारा कंट्रोवर्सी हो चुकी है इस इशू पे, अजमेर 92 के ऊपर। अभी मूवी आई है और लगातार इसके ऊपर अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, लगातार डिबेट चल रहा है इसके ऊपर। वो सिमिलर टाइप इस्लामिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में भी है, और ये पाकिस्तान का सेक्स स्कैंडल बहुत ही, वहाँ की इलेक्शन भी होने वाले हैं वहाँ पे, तो उसको भी अफेक्ट कर सकता है। और उसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है इसके अंदर। तो अभी ये जो मेजर जो है ये इश्यूज़ हैं। और एक इशू और भी उठ के आ रहा है कि जहाँ तक जब सीमा हैदर और सचिन की बात करी जाती है और अंजू और नसरुल्लाह की बात करी जाती है, तो एक एक्टिविस्ट ने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान की जितनी भी महिलाएं हैं, पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की, श्रीलंका की और बांग्लादेश की महिलाओं को भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए, या उनके लिए दरवाजे खोलने चाहिए भारत सरकार को। उनकी महिला, आप जांच एजेंसी से जांच पड़ताल कर सकते हैं, ये नहीं करें कि कोई भी आए और नागरिकता मिल जाए। हाँ, उनकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। जो चीज़ हो सकता है कि भाई कुछ अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, या कोई एजेंट है, कोई स्पाइस हैं, तो वो सरकार है उसके लिए, एजेंसियां करने के लिए। लेकिन जनता के एंगल पे अगर समझा जाए उस चीज़ को, बांग्लादेश और जो नेपाल के लोग तो वैसे ही आ जाते हैं, भूटान के लोगों को, इनको पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है इंडिया में आने के लिए। वैसे ही लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में ऑलरेडी नेपाल से ज़्यादा नेपाली इंडिया में रहते हैं, तो वो तो उनके लिए तो है ही छूट पहले से। लेकिन मैं कहता हूँ कि और ये इशू एक उठ के आ रहा है कि कुछ एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने भी कही ये बात कि फेमिनिस्ट जो एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की महिलाओं को भी यहाँ पे छूट मिलनी चाहिए, और हो सके तो ईरान की महिलाओं को भी सिटीजनशिप दी जानी चाहिए, जो वहाँ पे उनका शोषण हो रहा है। बहुत दम घोटू माहौल है ईरान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश में। वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, लोगों को धर्म को मानने की स्वतंत्रता नहीं है। हिंदू लोगों को अलाउ करा गया था पिछले जो एनआरसी और दूसरे जो एक्ट्स आए थे उसमें ये कोशिश करी गई थी सरकार के द्वारा। लेकिन हम भी चाहेंगे कि अगर ये पॉसिबल है तो वहाँ की महिलाओं को अलाउ करना चाहिए। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका की महिलाओं को छूट मिलनी चाहिए और उनको सिटीजनशिप यहाँ की मिलनी चाहिए। और जैसे भी जो भी एक पूरी जो गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके, लेकिन उनको अलाउ करना चाहिए गवर्नमेंट को। और वहाँ के लोगों के लिए उन एक्टिविस्ट ने कहा कि वहाँ के आदमियों को अलाउ मत करना, कि पाकिस्तान के आदमियों को, या वैसे ऑलरेडी बरसों से, आज से नहीं 200 सालों से अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ पे आते हैं, रहते हैं रेफ्यूजीज़ की तरह। गवर्नमेंट उनको बहुत सारी स्कॉलरशिप भी देती है, उनको जीने के लिए खर्चा भी देती है, और आज से नहीं है, बरसों से चल रहा है। बहुत सारे एरिया से, लाजपत नगर से लेके भोगल से लेके जंगपुरा, तमाम दिल्ली के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे रहते हैं, वो अलाउ करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही लीनियंट है, बहुत लोगों की मदद करती है। हमारे देश के जो सिस्टम है, भारत सभी के लिए
अच्छे तरीके से देखता है, किसी से भी दुश्मनी नहीं रखता है और भारत सभी को एक्सेप्ट करता है। ये आज की बात नहीं है, कोई एनआरसी आज की बात नहीं है, इशू पुराना है। बहुत समय से हमारे देश में बहुत सारे रेफ्यूजीज रहते हैं और उनको ग्रांट्स भी मिलती है सरकार की तरफ से और बहुत अच्छी खासी मिलती है। तो आप इस तरह से इसी मुद्दे के आगे बढ़ाते हुए ये एक रिक्वेस्ट करी गई है, ये अपील करी गई सरकार से कि पाकिस्तान के महिला लड़कों को, जो लोग हैं वहाँ के गुंडे छिछोरे बदमाश टाइप के, उनको लड़कों को अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि दीज पीपल आर नॉट शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इंडिया। आदमियों को अलाउ मत कीजिए, चाहे गुंडे हो ये हो, इनको कोई अलाउ, लेकिन महिलाओं को एक समझ लीजिए कि एक दया या अच्छे तरीके से देखना। वहाँ की सोसाइटी बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ हैं, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, बहुत दम घुटता है वहाँ के लोगों का, जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनको बुर्का पहनने के लिए मजबूर करा जाता है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। तो इन तमाम इशू के साथ में इज़ गोइंग वेरी लॉन्ग नाउ, आई हैव टू कट इट शॉर्ट। महागठबंधन के इंडिया नाम के ऊपर बौखलाए हुए हैं मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से। उसमें कुछ लीगल एक्शन की पॉसिबिलिटीज़ लगती है। किसी ने FIR लॉन्च किया है, उसके ऊपर देखते हैं कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। लेकिन फ़िलहाल जो भी तमाम लोग जो बीजेपी के बौखला के इंडिया को गाली बकते हैं, और मोदी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये इंडिया जो शब्द है वो इंडियन मुजाहिदीन में भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी है, और पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे तमाम जो प्रतिबंध लगे हुए संगठन हैं उनमें भी। लेकिन इनको ये समझना चाहिए मोदी जी को कि वो इंडियन जो इंडिया और एक खाली इंडिया और इंडिया जोड़ के जो है ना, जो नाम यूज़ करा जाता है उसमें फ़र्क है काफ़ी। वो इंडिया खाली इंडिया नाम यूज़ नहीं कर रहे हूँ, इंडियन मुजाहिदीन है वो नाम, वो अलाउड हो सकता है। जैसे इंडिया टीवी है, इंडिया टीवी अलाउड है, राइट। पतंजलि हर्बल्स अलाउड है, हिमालय हर्बल्स या कुछ ऐसे, हिमालय को रजिस्टर नहीं करा जा सकता, पतंजलि को भी रजिस्टर नहीं करा जा सकता। मैं IPR एक्सपर्ट हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हूँ, मैं जानता हूँ कि ये इसमें कितनी सच्चाई है। आप अपनी तरफ से चेक कर सकते हैं इसको। किसी भी देश के नाम को रजिस्टर नहीं करा जा सकता, किसी राजधानी या कोई शहर का नाम इसको रजिस्टर नहीं करा जा सकता, किसी एक बंदे को मोनोपोली नहीं दी जा सकती। और दूसरा, हमारा जो फ्लैग्स और जो दूसरे रजिस्ट्रेशन का जो एक एक्ट है उसके हिसाब से भी ये उसमें भी लिखा हुआ है कि आप किसी के नाम को, जो एक नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है, उसको रजिस्टर नहीं करा सकते। और या अग्रवाल को नहीं करा सकते, अग्रवाल स्वीट्स को कराया जा सकता है। बीकानेर को नहीं करा सकते, बीकानेर वाला को करा सकते हैं। इसी तरह से शहरों के नाम को नहीं करा जा सकता, कंट्रीज़ के नाम को, कॉन्टिनेंट्स के नाम को ये नहीं कराया जा सकता। किसी भी मोदी को भी रजिस्टर नहीं करा जा सकता। वैसे तो राहुल गांधी को तमाम जगह से पार्लियामेंट से भी हटा चुके हैं, उनको बर्खास्त कर चुके हैं और उनके ऊपर केस चल रहा है। लेकिन हकीकत के अंदर मोदी किसी एक आदमी का नाम नहीं है, मोदी एक सरनेम है। वो कोई भी मोनोपोली नहीं ले सकता कि भाई मेरी भावनाएं हर्ट हो गई उस पर, ये लागू नहीं होता है। तो इसलिए राहुल गांधी के ऊपर ये केस फेल हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से डिसीजन देगा तो इस बात से एग्री करेगा कि मोदी के ऊपर किसी की मोनोपोली नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा नाम मोदी है तो मोदी के ऊपर मेरी भावना हर्ट हो गई। वो कॉमन नेम है, वो सबके लिए अलाउड है। किसी एक बंदे को मोनोपोली नहीं दी जा सकती कि मैं केस कर दूंगा और किसी को फंसा दूंगा, राइट। तो जैसे इंडियन के लिए कोई कह सकता है तो इंडिया के लिए नहीं कह सकता है। तो इंडिया की जहाँ तक बात है, वो इंडिया जो शब्द है उस पर एक लीगल एक केस बन सकता है, पॉसिबिलिटी है उस पर। लेकिन सरकार को तो वोट बैंक की राजनीति से ही फुर्सत नहीं है, उनको क्या लेना था। लेकिन जिस हिसाब से घबराई हुई है ना जो सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी समेत सारे लोग कांप रहे हैं और वो भागते फिर रहे हैं पार्लियामेंट को छोड़ के तमाम जगह पे, और इस इशू पे पार्लियामेंट को अटेंड नहीं करना चाहते। इससे पता लगता है घबराए हुए हैं। और आप इसी के ऊपर आप देखते हैं कि लाल डायरी का इशू आ रहा है, जिस पे मोदी जी बड़े खुश होकर बोल रहे हैं। राजस्थान के अंदर लाल डायरी जिसमें तमाम उछाली जा रही है, और लाल डायरी को फेंक दिया गया और उससे छीन लिया गया और उनको डिस्ट्रॉय करा, क्या करा है, उसकी और कॉपी भी मिल रही हैं लोगों के पास। वो कह रहे हैं हमारे पास और भी कॉपीज़ हैं उसकी। तो बड़े खुश होके, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो मोदी जी बोल रहे हैं लाल डायरी में सबके काले चिट्ठे लिखे हुए। तो मोदी जी सरकार को भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे कुछ एक्टिविस्ट के पास, या अभी मैं उनके नाम नहीं बताना चाहूँगा, कि लोगों के पास काली डायरी भी है, जो बीजेपी के तमाम लीडर्स की एक्टिविटीज़ 9 साल के अंदर उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया और पिछले टेन्योर के अंदर भी उन्होंने क्या क्या भ्रष्टाचार किया, उसकी भी काली डायरी अवेलेबल है, राइट। आई एम नॉट सपोर्टिंग कांग्रेस पार्टी, बट डोंट थिंक यू आर अ सेंट। और बीजेपी के लोग संत हैं, मैं इससे भी एग्री नहीं करता। वो काली डायरी के अंदर इनके काले कारनामे, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक और जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर डेवलपमेंट के कितने प्रोजेक्ट्स करें, कहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स लगाए, कौन से प्रोजेक्ट्स लगाए, और केरला तक, तमिलनाडु तक, समुद्र तक
अडानी को कौन कौन से प्रोजेक्ट दिए गए, मछुआरे भूखे मर रहे हैं, कौन कौन से तट दिए गए, कौन कौन से पोर्ट दिए गए, इसकी काली डायरी भी हमारे पास या लोगों के पास है। वो वक्त आने पे वो काली डायरी भी खुलेगी, जनता के बीच आएगी, पता लगेगा कि फिर काली डायरी के बारे क्या कहेंगे ये लोग। इसके अलावा अगर अभी एक इशू भारत मंडपम का जो हमने बात करी, उसके अलावा सेमीकॉन इंडिया, एक गांधीनगर के अंदर सेमीकॉन इंडिया 2023 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, प्रधानमंत्री ने बहुत ही ज़बरदस्त भाषण दिया। उसके अंदर मैंने सुना वो भाषण, तमाम ग्लोरिफिकेशन की बातें करी गई थी, तमाम ख्वाबों की बात करी गई थी, तमाम ड्रीम्स की बात करी गई थी। इंडिया को एक नर्सरी समझ के इन्वेस्टर्स को अल्यूर करने की कोशिश करी थी कि इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ये ग्लोबल तमाम देशों के लिए एक नर्सरी है, एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे देश के लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, प्रधानमंत्री महोदय ने इसके साथ में और ऐड किया कि ये एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए भी है, आगे बढ़ने के लिए, साथ में तरक्की करने के लिए। लेकिन उसके अंदर भी तमाम बातें हैं कि संजय मल्होत्रा कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़, जो बिजनेसमैन हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो माइक्रोन कंपनी के चीफ हैं, शायद सीईओ हैं या चीफ हैं, मालिक हैं, जो भी वो हैं, उसके करता धरता, उनने पैसा लगाया। मोदी जी की वहाँ विजिट थी अमेरिका के अंदर, उसके बाद में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे और करना चाहते हैं। वो उनको मोदी जी अपना परम मित्र बता रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस के अंदर भाषण देते हैं, मेरे परम मित्र। अब परम मित्र के जिनके पास पैसा है तो ये इनके सब परम मित्र हैं, जिनके पास पैसा नहीं है या जो इनके काम के बंदे नहीं हैं वो इनके दुश्मन हैं। चाहे उन्होंने कितनी भी मदद करी हो इनके पिछले 9 साल के अंदर, कितनी जगह क्राइसिस के अंदर हम लोगों ने इनको बचाया, बीजेपी गवर्नमेंट को, लेकिन अब हम इनके मित्र नहीं हैं। अब इनके मित्र वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, बस जहाँ देखी तरी वहीं बिछा दी दरी, और बोले भारत माता की जय और सियापति रामचंद्र की जय। तो यही हालत है इनका, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जिनके पास पैसा है वो आइए, जिनको जो वोट बैंक बन सकते हैं इनके, उनकी सुनेंगे। पेंशनर भूखे मरते हैं, देश के लोग जो हैं सैनिक वो भूखे मर रहे हैं, रोड पे बैठे हुए हैं, देश की महिलाएं रोड के ऊपर बैठी हैं, रेस्लर्स को वो न्याय नहीं मिला, उनका केस अभी तक चल रहा है, और तमाम किसान बेचारे परेशान घूम रहे हैं। और उसके बाद में एक क्वेश्चन उठा अभी रिसेंटली, आई थिंक टुडे ओनली, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन का, जो मैं इतने दिन से मुद्दा उठा रहा था 2-3 महीनों से, वो अभी फ़िलहाल उठने लगा है मुद्दा। कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल भी उस पर बात करने लगे हैं, लेकिन वो घेरना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा क्राइम कौन से स्टेट में होता है। एक तरफ दीदी का, ममता बनर्जी का पिक्चर लगा दिया उन्होंने, एक तरफ गुजरात के अशोक गहलोत का लगा दिया, एक तरफ योगी जी का लगा दिया। अब शायद वो डाटा में हेरफेर करके ये बताना चाहते हैं कि दूसरे राज्यों में हो रहा है, लेकिन मैं बता दूं एनसीआरबी का डाटा, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा, ये कहता है कि पहले नंबर पे उसके अंदर पहले नंबर पे यूपी है। मैं बता देता हूँ आपके पास मेरा पूरा डाटा है, मेरे पास मैंने लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं, गूगल के अंदर चेक कर सकते हैं। पहले नंबर 1 के ऊपर क्राइम्स अगेंस्ट विमेन के अंदर जो डाटा है एनसीआरबी का डाटा है, जो उसमें यूपी नंबर 1 56,000 केसेस के साथ में 10% भी केसेस रजिस्टर्ड नहीं होते हैं वो। और उसके बाद राजस्थान है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल है, और 5वें नंबर पे उड़ीसा है, और 6ठे नंबर के ऊपर है मध्य प्रदेश, अगेन बीजेपी रूल स्टेट, महाराष्ट्र बीजेपी रूल स्टेट, यूपी बीजेपी रूल स्टेट। 7वें नंबर पे असम है, वो भी बीजेपी रूल स्टेट। फिर 8वें नंबर पे तेलंगाना है। फिर उसके बाद में बिहार है 9वें नंबर पे, जो कि मिली जुली सरकार रहती है जेडीयू के साथ में, ज़्यादातर बीजेपी और दोनों मिलकर सरकार बना लेते हैं कई बार, और ये चलता आ रहा है पैटर्न। उसके बाद में आंध्र प्रदेश है, जगन रेड्डी की सरकार है 10वें नंबर पे। 11 नंबर पे हरियाणा है, वो अगेन बीजेपी रूल स्टेट। कर्नाटका, जो रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले तक बीजेपी स्टेट था, जब तक ये आंकड़ा था बीजेपी स्टेट का था वो, और अभी कुछ दिन से कांग्रेस की सरकार है, तो ये नया आंकड़े की बात बाद में करेंगे, अभी कुछ महीने पुराना है ये डाटा। दिल्ली जो कि 13वें नंबर पे है, वो भी बीजेपी सेंटर रूल्ड है, राज्यपाल का राज चलता है यहाँ पे, होम मिनिस्ट्री के अंडर है वो 13वें नंबर पे है, बीजेपी रूल स्टेट अगेन। एंड केरला 14वें नंबर के ऊपर है, 14th प्लेस जो केरला है। मतलब कहने का मतलब 13 टॉप जो राज्य हैं मैं बता चुका हूँ आपको, आप देख सकते हैं इसको, ये देख सकते हैं पूरा डाटा है इसमें। मेरे पास मिसिंग वीमेन का भी डाटा है, और भी बहुत सारे मैल न्यूट्रिशन से मरने वाले बच्चों का भी डाटा है। इस देश में 16,60,000 से ज़्यादा बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चे भूख से मर जाते हैं, और ये बात करते हैं कि हमारा देश दुनिया की 5वीं ग्लोबल इकोनॉमीज में से एक है, और 3 ट्रिलियन
इकोनॉमी बनाने की तरफ अग्रसर हैं और वो इसको 3 टॉप ग्लोबल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, जबकि ये डाटा कुछ और कहता है। ये डाटा या तो झूठा है या राष्ट्रीय जो भारत सरकार के खुद के आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े, वो भारत सरकार के आंकड़े खुद बोल रहे हैं, इनकी पोल खोल रहे हैं और ये कुछ और बोलते रहते हैं। ये महिमा मंडल करते रहते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है, वो इनको चुभती है और ये सच्चाई कुछ और है। तो यही इसी के साथ में आई विल वाइंड अप एंड विल टॉक अबाउट अदर इश्यूज नेक्स्ट टाइम। प्रॉब्ली इसके अंदर लाइट का भी इशू हो सकता है, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस ऑल बिकॉज द लाइट प्रॉब्लम इज हेयर। आई फॉरगॉट टू स्विच ऑन अनदर लाइट दैट कुड come on my face, or probably I need to buy some lamps or something for the lights on the face or something like that. I'm really sorry for that. I hope you will bear with me, and I'll keep on updating you on different issues of the nation called India, not Mahagathbandhan, Bharat. I mean, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you for watching.